गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉल के बारे में। तो फ्री फॉल होता क्या है? द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग। यानी कि अगर ये पेन है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके ऊपर केवल वो ही लग रहा है, तो ये किसके अंदर हो जाएगी? फ्रीली फॉलिंग के केस के अंदर हो जाएगी। ठीक है। एंड सच फॉल ऑफ बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल। और इस टाइप का जो गिरना जो होगा वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा। गैलीलियो ने एक कंक्लूजन निकाल के हमारे पास एक्सपेरिमेंट करके दिया था कि ये मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। मान लेता हूँ इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अगर मैं उन दोनों बॉडीज़ को सेम हाइट के ऊपर से और एक साथ छोड़ता हूँ, तो वो दोनों बॉडी जिनका मास अलग अलग था वो सेम टाइम के ऊपर किसी जो आपके पास नीचे जो ग्राउंड है उसको टच करेंगी, उसको स्ट्राइक करेंगी। चलो मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। एक पेन है, एक शार्पनर है, मैं दोनों का मास अलग अलग है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आप दोनों बॉडीज़ को एक साथ छोड़ते हैं तो ये दोनों बॉडीज जब ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वो टाइम भी आपके पास जितना टाइम टेकन लिया है वो टाइम टेकन क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वहां पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तब ऐसा पॉसिबल होगा। अब वो एग्जांपल आप कैसे, जैसे कि ये एक पेपर है और इस पेपर को अगर मान लीजिए मैं छोड़ रहा हूं, तो पेपर को सेम h हाइट ट्रेवल करने के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पेन को कम टाइम पीरियड लग पा रहा है। तो ये डिफरेंस जो हमारे पास क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस पेपर के लिए ज़्यादा था और पेन के लिए कम है, जो कि उसके शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो द एक्सेलरेशन विद विच a body falls towards the earth due to earth's gravitational pull is known as acceleration due to gravity in irrespective of its mass। यानी कि जब हमारे पास वो एक्सेलरेशन जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग के केस के अंदर हो और जो अर्थ है अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण इस बॉडी को किस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो निकालने के लिए हमने मानना है कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे कि ये मैंने अर्थ का सरफेस मान लिया, और यहां पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है? m। अब ये नज़दीक है और ये इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ मान ली। ये वाली जो सेपरेशन है ये नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ। मान लीजिए मैंने इसको x मानना, तो x इज वेरी 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 लेस देन टू r। ठीक है। तो हम x प्लस r लिखेंगे, उसको भी हम r के बराबर ही लिख सकते हैं क्योंकि x बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है। Then the magnitude of gravitational force acting on body due to earth is given by gravitational force क्या होगा भाई? F that is equals to g mass of earth, क्योंकि एक तो यही है और दूसरा object of mass, दूसरे का मास क्या है? m डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन अभी मैंने बताया, आप क्या लेकर चलेंगे? r देन r का स्क्वायर। कैपिटल M मैंने मानना है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R मानना है रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m मानना है मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, g मानना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो मैंने अभी पीछे बताया कि ग्रेविटेशनल अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पर एक जो फोर्स लग रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू हम
न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं, देन फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्मॉल जी से। देन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, अर्थ के ऊपर नहीं लग रहा है, इनटू जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से है वो। दोनों फोर्सेस जो F दैट इज इक्वल्स टू mg यहाँ से आया और F दैट इज इक्वल्स टू g mm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यहाँ से आया, हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं। इक्वल रखते हैं तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास g बच जाता है, g दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, हमने यहाँ पर तीनों की वैल्यू पुट की, तो कैपिटल जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 6.673 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। इसी तरह मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है, वैसे हम रफली लेकर चलते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 24 kg, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 5.98 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 मीटर। देन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर था, इसलिए मैंने 6.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 दोबारा से लिखा और मीटर का स्क्वायर कर दिया। इनका प्रोडक्ट करने के बाद डिवाइड करते तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.8। अब देखो 1 किलोग्राम से ये 1 किलोग्राम कैंसिल, तो किलोग्राम की बच गई यूनिट -1। नीचे मीटर स्क्वायर से ऊपर मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया न्यूटन। न्यूटन किलोग्राम इनवर्स। लेकिन न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन को हटाकर क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हटाकर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू किलोग्राम इनवर्स था, तो किलोग्राम इनवर्स से किलोग्राम इनवर्स कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम इनवर्स कैंसिल, तो क्या बच गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास g की जो वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उनके अंदर 10 की भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि g दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू।